हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और जहां कहीं पर भी होंगे अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से मैनेज करके रखे होंगे। अपकमिंग एग्जाम्स आपके बैक टू बैक आने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं भी पूरी तरीके से कमर कस लिया हूं ताकि आपकी तैयारी, अपनी तैयारी के साथ साथ कुछ पूरे अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें, ताकि कोई क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना, एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकें। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अब लेके आया हूँ एक तरीके से, जैसे आपको बताया होगा कि कल मैंने रिव्यू किया था एक बुक का। एंसेंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री के लिए आपका पूनम दलाल मैम की बुक थी। बहुत ही बेहतरीन बुक्स में से एक है। तो एक तरीके से आपका जो एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री का जो मेन क्या कहते हैं, किस कंटेंट से हम लोग तैयारी करें, तो आपका एक एनसीईआरटी प्लस आप ये बुक के साथ साथ अगर दोनों चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपकी तैयारी को सफिशियंट माना जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बुक मैं जल्दी से कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका एक तरीके से रिवीजन के फॉर्म एडिशनल नॉलेज ही जुड़ेगी। अगर मैं एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं, तो ये बुक आपका क्या होगा, एक एडिशनल नॉलेज होगा जो कि आपकी तैयारी को पूरी तरीके से पूर्ण करेगा, संपूर्ण करेगा। ठीक है ना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में आपका किस पोर्शन से, आपका प्री हिस्टोरिक एरा जो था, प्री हिस्टोरिक एरा। ठीक है ना। तो प्री हिस्टोरिक एरा ही सबसे पहले आपका आता है, प्री हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक एरा मतलब आपका क्या है, ओल्ड स्टोन एज जिसको हम लोग कहते थे। ठीक। तो ओल्ड स्टोन एज यानी आपका जो पूरा पाषाण काल है, वहीं से एक तरीके से शुरुआत होती है, जहां पे हमारे पास जो आपका एंशिएंट का सोर्स है। आपसे पूछा जाए कि क्या क्या सोर्सेस होते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस बताओगे। एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री जो हमारी है, भारतीय प्राचीन इतिहास है, उसको, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, कब मानव आया, कैसे इवोल्यूशन हुआ, या कब से कितने पीरियड के बीच रहा, तो ये सब सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अलग अलग सोर्सेज से मिलेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, तो सोर्सेज किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो सोर्सेज आपके किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो सकता है, और एक आपका नॉन आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स या आप दूसरा शब्दों में क्या कह सकते हैं, आपका रिटेन सोर्स। ठीक है ना। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स और रिटेन सोर्स। तो हिस्ट्री को मेनली पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम कितने भागों में बांटते हैं आपका हिस्टोरिक एरा को, मेनली 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है ना। एक प्री हिस्टोरिक पीरियड है आपका, एक है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, प्रोटो हिस्टोरिक, और एक है आपका हिस्टोरिक। ठीक है ना। 3 भागों में इसको बांटे हैं अच्छे तरीके से, ताकि हम अपने हिस्ट्री को समझ सके। तो ये प्री हिस्टोरिक फेज जो है, ये मेनली अब इसमें अब हर एक फेज में क्या होगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ रिटन और नॉन रिटन। रिटन का आपकी, रिटन का फॉर्म हो गया मतलब आपकी तरीके से लिटरेरी सोर्स हो गया, किताब या रिटन बुक में कहीं चीजें डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में कहीं मिल गया। दूसरा हो गया आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स मतलब आपके फॉसिल्स, रिमेन्स वगैरह सब जो सारी चीजें होती हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स में आती हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस थे, लेकिन रिटन सोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड वो समय है जहां पे हमारे पास क्या थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे। मतलब आपकी हड्डियां समझ लीजिए, स्टोन्स, इन सब के माध्यम से हम पता लगाते थे कि ये कितने समय पुरानी सारी चीजें हैं। ठीक है ना। और रिटन सोर्स हमारे पास कोई नहीं था उस समय का, कोई भी ऐसे लिखित दस्तावेज या लिखित बुक वगैरह नहीं मिली है। तो प्री हिस्टोरिक में सिर्फ और सिर्फ आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ही मिलते हैं। दूसरा आपका जो प्रोटो हिस्टोरिक आता है, प्रोटो हिस्टोरिक में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स के साथ साथ रिटन सोर्स भी हमें मिलते हैं। तो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स में तो सारी चीजें पहले भी मिलती थी, इसमें भी मिली, रिटन सोर्स भी मिला। लेकिन यहां पे अंतर क्या देखने को मिला कि रिटन सोर्स तो मिल गया, लेकिन इसको डेसिफर्ड नहीं किया जा सका, यानी इसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है ना। पढ़ा नहीं जा सकता। हमें बहुत सारी चीजें मिली जो लिखित में मिली, जैसे कि सील्स के फॉर्म में, और भी कई सारे सोर्सेस से तो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, बट उनको हम पढ़ नहीं पाए। तो आपसे एग्जांपल भी पूछ लेता है, इस पीरियड की कोई
सिविलाइजेशन बताइए, या किस समय में ये घटना हुई, किस समय की बात है जहां पे हमारे पास उस समय के रिटर्न सोर्सेस हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल आप देंगे कभी एग्जाम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, रिटर्न सील्स में सारी चीजें इंस्क्रिप्टेड हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो प्रोटो हिस्टोरिक, आपसे कभी पूछे कि आउट ऑफ दिस विच इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा, तो आप उसको सही मार देना, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है तीसरा फेज आपका हिस्टोरिक पीरियड। तो हिस्टोरिक पीरियड में क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी था और रिटर्न सोर्सेज भी था। और सबसे बड़ी बात, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से तो हम जाने ही सारी चीजें कितनी पुरानी, कैसे क्या क्या सारी चीजें। तो जो रिटर्न भी सोर्स हमारे पास था उसको भी हम क्या करने में कामयाब हो गए, डेसिफर्ड करने में, यानी पढ़ने में हम क्या हो गए, कामयाब हो गए। ठीक, तो ये अंतर चीजें आपको समझ में आया। डिसिफर्ड मतलब आज के समय जो डॉक्यूमेंट आपके रिलीजियस बुक्स हो गए, नॉन रिलीजियस बुक्स हो गए, और सेकुलर फॉरेन अकाउंट्स के जो बुक्स हो गए, ट्रेवलर्स के, तो ये सब सारी चीजें जो हमें बुक्स मिली या रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले उसको देखो पढ़ा जा चुका है, तो वो क्या हो गए, हिस्टोरिक पीरियड्स के डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो इसको हमने देख लिया, आपका प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में अंतर। प्री हिस्टोरिक में क्या था कि रिटर्न सोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, ओनली आर्कियोलॉजिकल। प्रोटो में रिटर्न आर्कियोलॉजिकल अवेलेबल थे बट रिटर्न को हम लोग क्या कर पाए, पढ़ नहीं पाए। और हिस्टोरिक में आर्कियोलॉजिकल रिटर्न दोनों थे, और रिटर्न भी हमने पढ़ लिया, आर्कियोलॉजिकल भी हमने पढ़ लिया। यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, प्रोटो का एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो 3 फेज में आपकी हिस्ट्री बांटी गई। तो सबसे पहले हम लोग अब उठाने चल रहे हैं प्री हिस्टोरिक फेज को, ठीक है ना। एंसेंट इंडिया की एकदम प्री हिस्टोरिक हमें पढ़ना पड़ेगा भाई, यहीं से शुरुआत है। तो प्री हिस्टोरिक फेज पढ़ेंगे, और प्री हिस्टोरिक फेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज या पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल यानी मतलब अब पहले क्या था, स्टोन एज ही तो सब कुछ पत्थर से जब मानव धरती पे आए। पहले तो आप जब इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे तो पहले पेड़ों पे रहते थे, फिर धरती पे आए, धीरे धीरे फिर इतना धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू हुआ, कंदमूल खाना शुरू किए, पत्थरों से ही सारा काम हुआ करता था, पत्थर ही जीवन में उनके सब कुछ था, तो पत्थर ही सब कुछ था, तो वही इसको क्या बोल दिया गया, आपका पाषाण काल उसको बोल दिया गया। तो पाषाण काल भी कई भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना। तब ऐसा है, ऐसा तो है नहीं कि जो आज के समय 50 लाख वर्ष पहले जो चीजें थी, 5 लाख वर्ष पहले जो चीजें थी, आगे चल के वो ऐसे सेम बेस में रहेंगे। आज के 50 साल पहले हम जैसे थे, आज से काफी तुलना में हम लोग ट्रांसफॉर्म हो सके। तो उसी तरीके से स्टोन एज भी कई फेजों में बटा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू देयर आप उनके क्या करते हैं, स्टोन के क्या कहते हैं, स्टोन के यूज करने के आधार पे। इससे पहले पत्थर ही सब कुछ उनका लाइफ में हुआ करता था, तो पहले पत्थर यूज किया करते थे, रफली पत्थर हुआ करते थे। फिर उसके बाद कुछ 2-4-6 हज़ार साल बाद पत्थरों का क्वालिटी बदला, पत्थरों का यूज करने का तरीका बदला। तो ये सब सारी चीजें बदलते बदलते धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते होते नए फेज में आते गए। तो ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आपका इस चैप्टर में, एंसेंट इंडिया के प्री हिस्टोरिक फेज, जो कि ओल्ड स्टोन एज से हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए प्री हिस्टोरिक फेज, ठीक है ना। प्री हिस्टोरिक फेज, तो जो आपका हिस्ट्री शब्द आया, अब से यहीं से शुरुआत ही हो जाती भाई, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो जो हिस्ट्री शब्द आया वो एक ग्रीक वर्ड से आया, हिस्टोरिया से। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, हिस्ट्री इज डायरेक्ट फ्रॉम विच वर्ड, तो एक ग्रीक वर्ड से एग्जाम में आ जाएगा, आपसे 4 फॉर्म में पूछ लेंगे, ग्रीक वर्ड की आपका अरबिक वर्ड है, कौन सा वर्ड, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ग्रीक वर्ड से। कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से घुमा लेंगे, ठीक है ना। तो कहाँ से है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड के हिस्टोरिया से ये चीजें निकल के सामने आई है, जिसका मतलब है इंक्वायरी या एक्वायर्ड नॉलेज बाय इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। तो हिस्टोरिया का मतलब ये होता है कि नॉलेज को हमें एक्वायर करना थ्रू इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच पड़ताल करके। तो हम पास्ट की चीजों को क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, पता करते हैं कितनी पुरानी चीज है, कैसे क्या है, तो क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर ही करते हैं। तो उसी टर्म से मिलके आपका फाइनली हिस्ट्री चीज बन गई, मतलब हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड था, फाइनली उसको इंग्लिश का टर्म दे दिया गया, हिस्ट्री दे दिया गया, ठीक है ना। फिर फाइनली भाई जो मैंने आपसे अभी डिसाइड किया कि हिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। 3 भागों में डिवाइड किया गया हिस्ट्री को, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। जिसके आधार पर मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या क्या सारी चीजें दी गई हैं, किस किस बेस पे बांटी गई हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे टाइम पीरियड वगैरह कैसे क्या क्या है ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। ये काम की चीज़ है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड अपने यहाँ की बात आती है, इंडिया में सबसे पहले जिनको श्रेय जाता है वो है रॉबर्ट ब्रूस फूटे, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था प्री हिस्टोरिक साइट्स डिस्कवर्ड किया अपने देश में। फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड किया कहाँ पे? पल्लवरम नामक स्थान पे। इसीलिए और चीजें कौन सी मिली थी सबसे पहले? पैलियोलिथिक की जो चीज हमें मिली, पैलियोलिथिक मतलब क्या है कि ओल्ड स्टोन एज, ठीक है ना। 3 भाग में आपका बटा हुआ है आपका ओल्ड स्टोन एज भी, उसको भी बताएंगे, ठीक है ना। तो पल्लवरम ये तमिलनाडु में जगह है, तो पल्लवरम नामक स्थान पे ही हैंड एक्स वगैरह मिला था। वही सबसे पहली चीज थी जो कि आपकी पैलियोलिथिक पीरियड का कोई टूल था। एग्जाम में पूछ लेगा फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल क्या था, तो समझे रहिएगा हैंड एक्स, ठीक है ना। पल्लवरम हैंड एक्स पल्लवरम जगह थी। फिर उसके बाद कई सारी साइट्स, कई सारी चीजों को खोजने का श्रेय आपका सर व्हीलर को भी जाता है, ठीक है ना। सर व्हीलर इनके बाद की इनका रोल था, लेकिन सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूटे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए। तो यही आपका जो क्या था स्टोन एज। स्टोन एज को भी मैंने कहा ना कि पत्थरों इम्प्लीमेंट के अनुसार, यूज करने के अनुसार उसको क्या किया गया, मेनली 3 भागों में बांटा गया। आपका स्टोन एज जो पाषाण काल है आपका, वो 3 भागों में बांटा गया। पहला है ओल्ड स्टोन एज, दूसरा है लेट स्टोन एज और तीसरा है न्यू स्टोन एज। या ओल्ड स्टोन एज इज ऑल्सो नोन एज पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज किसको कहा जाता है, लेट स्टोन एज को, और नियोलिथिक एज कहा जाता है न्यू स्टोन एज को, ठीक है ना। पैलियो मतलब क्या होता है, पुराना, ठीक है ना। पैलियो मतलब क्या होता है, पुराना या ओल्ड, और लिथिक मतलब क्या होता है, स्टोन। तो वही सेम बात हो गई, ओल्ड स्टोन यानी ओल्ड मतलब पैलियोलिथिक मतलब स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज। इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 5 लाख से लेके 10,000 साल के बीच आपका ओल्ड पैलियोलिथिक यानी पैलियोलिथिक एज को, ओल्ड स्टोन एज को क्या बोला गया है, लगभग 5 लाख से 10,000 साल के बीच को पैलियोलिथिक बोला गया है। 10,000 से लेके 6,000 के बीच मेसोलिथिक बोला गया है, या लेट स्टोन एज बोला गया है, या इसको मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर न्यू स्टोन एज आपका आ जाता है। न्यू स्टोन एज इज ऑल्सो नोन एज नियोलिथिक। न्यू मतलब क्या होता है, नया, और लिथिक मतलब होता है स्टोन, ठीक है ना। न्यू स्टोन एज तो एक ही बात है। तो न्यू स्टोन एज या नियोलिथिक एज, इसकी एज का टाइमिंग क्या है, 6,000 से लेके 1,000। कहीं कहीं टाइम पीरियड वगैरह देखो बुक में भी साफ साफ लिख दिया गया, भैया बुक को गलत वलत मत समझना, क्योंकि टाइम पीरियड वेरिएशंस होते रहते हैं, क्योंकि आपके स्टोन के कार्बन डेटिंग के आधार पर सारी चीज़ों की गणना होती कैसे क्या है। तो कहीं कहीं आपको डेट वगैरह अलग मिल सकती हैं, हजार साल 1,500 साल आगे पीछे। तो इसके लिए हमें किसी को गलत नहीं साबित करना है, तो इसलिए यहाँ पे इसने नोट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, यानी पाषाण युग जो है मेनली 3 भागों में बटा हुआ है। स्टोन एज आपका 3 भागों में बटा हुआ है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, या ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज या न्यू स्टोन एज, ठीक है ना। तो अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, ठीक है ना। तो ओल्ड स्टोन या पैलियोलिथिक एज के जो लोग हुआ करते थे, मानव जो हुआ करता था, वो किस प्रवृत्ति का हुआ करता था, वो सिर्फ और सिर्फ हंटर्स और फूड गैदरर्स हुआ करता था। मतलब उनको किसी चीज का ज्ञान में, किसी चीज का नॉलेज नहीं था इतना ज्यादा। बस क्या करते थे, शिकार करते थे, जानवर पा जाते थे, अपना वही पत्थर वगैरह से फेंक के मार देना, काट देना, और फूड वगैरह कंदमूल यही सब खा के अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है ना। एक चीज और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पैलियोलिथिक जो फेज था, पैलियोलिथिक जो एज था, वो कौन से पीरियड में आपका एग्जिस्टेंस इसका हुआ, ठीक है ना, पैलियोलिथिक फेज का। तो आप ध्यान में रखिएगा, एज का भी जो पीरियड एज जो डिसाइड किए गए, ये भी इसका भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है ना। तो जो पैलियोलिथिक एज है वो प्लीस्टोसीन पीरियड या आइस एज की बात है, पूछा जाता है, ठीक है ना। आपका वो स्टोन एज जो था वो किस में था, तो वो आइस एज में था, या प्लीस्टोसीन पीरियड में आपकी चीजें ये सब घटनाएं घटित हुई, ठीक है ना। वो ये कहाँ कहाँ पे हमारे यहाँ फैला हुआ था, लगभग पूरे पार्ट्स में, इंडिया के सारे पार्ट्स में फैला था, एक्सेप्ट द एलुवियल प्लेन्स ऑफ द इंडस एंड गंगा। इन सब जगहों को छोड़ के ये लगभग पूरे देश के हर एक पार्ट में इसके साइट से इसका लोकेशंस वगैरह ट्रेस की गई हैं, ठीक है ना।
ये कौन कौन सा खाना पीना खाते थे? देवर फूड गैदरिंग पीपल हु लिव्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। वाइल्ड फ्रूट्स खाते थे, जंगली फल वगैरह खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ये चीज ध्यान में रखिएगा, सेंटेंस में आपके बोल देगा। पैलियोलिथिक पीरियड वाले नॉलेज था उनको एग्रीकल्चर का नहीं। नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। हाउस बिल्डिंग यानी घर वगैरह बनाना नहीं, ऐसे ही अपना रह रहे हैं ओपन हाउस, अपना पेड़ों पे रह रहे हैं, झाड़ियों में रह रहे हैं, वैसे जहाँ खाए वहीं सो गए। पॉटरी वगैरह का कोई बर्तन, कोई आपका मिट्टी के बर्तन वगैरह, पॉटरी वगैरह, ये सब कुछ नहीं इनको ज्ञान था। और किसी प्रकार के मेटल्स वगैरह का भी ज्ञान नहीं था। ये सब टर्म्स वगैरह ध्यान दिए रहना, क्योंकि कभी उठा के डाल देगा एग्जाम में आपके। इट वॉज ओनली इन लेटर स्टेज दैट दे अटेन द नॉलेज ऑफ फायर। इसके बाद के समय जो आएगा आपका पैलियोलिथिक का, तब उनको आग वगैरह का भी ज्ञान होगा। अभी आग वगैरह का भी ज्ञान नहीं है। और ये टूल्स वगैरह जो यूज किया करते थे, पत्थर के, जो पत्थर युगीन तो सभ्यता थी ही, ठीक है ना। तो लेकिन जो टूल्स पत्थर से बने हुए टूल्स वगैरह यूज करते थे, देवर किसके फॉर्म में हुआ करता था? अनपॉलिश्ड हुआ करता था। मतलब एक तरीके से रफली अनपॉलिश्ड, मतलब ऐसे ही पत्थर जहां पाए उसी से मार काट कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से पॉलिश फॉर्म में नहीं है, अनपॉलिश ऐसे ही, मतलब उसको किसी तरीके से उसमें कोई शाइनिंग या कुछ ऐसा नहीं, सिंपल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अनड्रेस्ड रफ स्टोन्स हुआ करता था, ठीक है ना। और कौन कौन सी चीजें हुआ करती थी? एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स। तो इन सब चीजें जो हुआ करती थी, आपका कुल्हाड़ी हो गया, क्लीवर्स हो गया, चॉपर्स काटने पीटने के लिए, सब सारी चीजें, स्क्रैपर्स वगैरह, ब्लेड्स वगैरह, ये सब वो लोग क्या यूज किया करते थे? अनपॉलिश फॉर्म में हुआ करता था, ठीक है ना। एक और यहाँ पे क्या था? स्टोन टूल्स वर मेड ऑफ हार्ड रॉक। एक हार्ड रॉक हुआ करता था, उसको क्वार्टजाइट बोलते थे, ठीक है ना, क्वार्टजाइट बोलते थे। उसके भी इंप्लीमेंट्स वगैरह वो लोग यूज करते थे। और इसीलिए पैलियोलिथिक मैंस को क्या बोला जाता है? ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टजाइट मैन। एग्जाम में पूछ लेते ये टर्म कि क्वार्टजाइट मैन किसको कहा जाता है। तो पैलियोलिथिक में ये चीजें देखने को मिली, पैलियोलिथिक एज में, कि एक हार्ड पत्थर हुआ करता था क्वार्टजाइट का, उसी से यूज करते थे, इसलिए उनको क्वार्टजाइट मैन भी कहा गया, ठीक है ना। ये भी चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमें क्या देखने को मिलता है? ये देखिए पत्थर की क्वालिटी वगैरह, एकदम सिंपल, एकदम रफली पत्थर ही लोग यूज कर रहे हैं, कोई उसमें पॉलिश वगैरह नहीं है, जैसे पा रहे हैं वैसे यूज कर रहे हैं। पैलियोलिथिक पीरियड जो था, पैलियोलिथिक टूल्स भी था, ये भी आपका 3 भाग में डिवाइड किया गया, अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए, ठीक है ना। ताकि अब इसको 3 भाग में क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर स्टोन्स, या उनके यूज करने के तरीके, नेचर ऑफ द स्टोन्स, ठीक है, नेचर ऑफ द स्टोन्स, क्योंकि हमेशा एक जैसे तो रहा नहीं, पत्थरों की क्वालिटी, पत्थरों का तरीका, ये सब बदलता रहा। तो इसलिए पैलियोलिथिक को भी, अब ये भी नहीं कि 10-20 साल की बात है, ये कम से कम क्या है, 5 लाख से लेके 10,000 साल की, 10,000 साल, 10,000 बीसी, ठीक है ना, 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक की बात है। तो ये लाखों वर्ष के भीतर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। देखो 2-4-10 साल में चीजें बदल जाती हैं। तो ये 5 लाख साल तक चीजें चली, तो भाई ऑब्वियस बात, 1-2 लाख साल के बाद सारी चीजें बदल गई होंगी। तो इसीलिए पैलियोलिथिक पीरियड को आपको 3 भागों में आपके बांटा गया, ठीक है ना। तो एक हो गया अर्ली पैलियोलिथिक या लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा हो गया मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, और तीसरा हो गया लेट और अपर पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है ना। तो जो अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड था, ये मेनली किस तरीके के यूज किया करते थे इंप्लीमेंट्स? हैंड एक्स, चॉपर्स और क्लीवर्स वगैरह की तरीके से, मेनली फॉर द पर्पज ऑफ चॉपिंग, डिगिंग्स एंड स्किनिंग के लिए, ठीक है ना। फिर मिडिल पैलियोलिथिक वाले कैसा यूज करने लगे? अब समय धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इनके जो पत्थरों की क्वालिटी थी, अब धीरे धीरे किस फॉर्म में आ गया? फ्लेक्स के फॉर्म में आ गया, जो कि क्या बना के? स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंट्स, ब्लेड लाइक। तो ये फ्लेक्स क्या है? तो जैसे एक बड़ा पत्थर होता है, बड़े पत्थर को अगर हम तोड़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे पत्थर भी निकलते हैं, ठीक है ना, और फिर कुछ पोर्शन बड़ा रह जाता है। तो बड़े वाले पत्थर, छोटे वाले पत्थर में जो छोटा वाला पत्थर होता है उसको बोलते हैं फ्लेक्स, और जो बड़ा वाला पत्थर हो जाता है इसको बोलते हैं कोर्स, ठीक है ना, कोर्स, CORES। तो कोर्स, तो कोर्स के भी इंप्लीमेंट्स यूज करते थे, और फ्लेक्स के, फ्लेक्स पतले पतले होने लगे तो उसको स्क्रैपर्स, बोरस, पॉइंट्स वगैरह, जो पतले नुकीले पत्थर उसमें से निकलते थे बड़े वाले तोड़ के, तो पतला से वो लोग अपना पॉइंट्स बना के सीधा वार करते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद लेट पैलियोलिथिक या अपर पैलियोलिथिक आया। तो यहाँ पे देखो काफी अंतर, अलग तरीके से अब किस तरीके का यूज करने लगे ये लोग? पैरेलल साइडेड ब्लेड्स यूज करना शुरू कर दिए, ठीक है ना, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स यूज करना शुरू कर दिए। और नई चीज यहाँ
देखने को मिली बच्चों, बोन्स टूल्स यानी हड्डियों से। अब देखते रहे होंगे भाई, हड्डियां पड़ी हैं, दिमाग अब इतना काम किया यार, पत्थर से ज्यादा काम ये आ सकता है, तो फिर वो हड्डियां अपना यूज किए, उसमें पत्थर में उसमें अपना डंडा वंडा बांधे, अब उससे शिकार करना शुरू कर दिए। तो अब उससे फास्ट, अब सबसे बड़ी चीज, बोन उतना भारी भी नहीं होगा, दूर तक आराम से मार सकते हैं, बड़ा निशाना मार सकते। पत्थर में बेचारे कमजोर लोग मान लो ना मार पाए, बुढ़ऊ लोग भी बढ़िया से अपना वो करते रहेंगे, शिकार वगैरह करते रहेंगे। तो ये सब सारी चीजें देखने को मिलती हैं आपके लेटर पैलियोलिथिक पीरियड में। अब इसकी मेन लोकेशन क्या थी आपकी, लोअर पैलियोलिथिक की। तो लोअर पैलियोलिथिक मेनली कहाँ पे पाया जाता था, इसका मेन जगह तो सोन वैली या सोहन रिवर वैली, ठीक है ना, सोहन रिवर जो आज के समय में पाकिस्तान में। लोकेशन मैच द फॉलोइंग अगर हम आपसे पूछ लेंगे 3-4 जगह देके, ठीक है ना, कश्मीर का रीजन, थार डेजर्ट का रीजन, ये सब आपका पाया गया कौन से लोकेशन का, लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। तिरवाना राजस्थान, हिरन वैली, ये सब आपके गुजरात में पाया गया। रॉक शेल्टर्स ऑफ द भीम बेटका, भीम बेटका की गुफाएं, बेलन वैली, मिर्जापुर जो कि यूपी में है, तो ये सब आपके लोअर पैलियोलिथिक के एग्जाम्पल हैं, साइट्स हैं। तो यार ध्यान रखना कौन सा लोअर पैलियोलिथिक, कौन मिडिल पैलियोलिथिक, कौन आपका अपर पैलियोलिथिक। फिर उसके बाद ये जो आपका मिडिल पैलियोलिथिक है, इसके कहाँ कहाँ पे पाए गए, फाउंड्स इन सोन वैली, नर्मदा वैली, तुंगभद्रा रिवर वैली, ये सब इंपॉर्टेंट्स इसके क्या हैं जो कि पाए गए आपके मिडिल पैलियोलिथिक। पटवार प्लेटू देख लो, फिर उसके बाद संघाओ केव नियर पेशावर पाकिस्तान, तो ये सब पाए गए आपके कहाँ पे, आपका मिडिल पैलियोलिथिक में। फिर उसके बाद अपर पैलियोलिथिक आ गया। तो अपर पैलियोलिथिक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल यूपी, सदर्न यूपी, ये सब रीजन जो था, ये सब साइट्स पाई गई आपकी अपर पैलियोलिथिक। छोटा नागपुर प्लेटो, बोन्स टूल्स फाउंड ओनली इन केप साइट्स ऑफ कुर्नूल एंड मुंचिदा चिल्टनानी कवी इन आंध्र प्रदेश, ये सब जगह है आपके साउथ के। टाइम पीरियड मेनली इसका क्या था, 5 लाख से 50,000 बीसी के बीच, फिर 50,000 से 40,000 बीसी, फिर उसके बाद 40,000 से लेके 10,000 बीसी तक। तो ये आपका क्या था, टाइम ड्यूरेशन था आपका अर्ली, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक का, ठीक है ना। अब एज वगैरह देख लेते हैं कब भैया इनका घटित हुआ। तो कवर्स द ग्रेट पार्ट ऑफ द आइस एज, ठीक है ना। जो अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड था वो प्लीस्टोसीन या आइस एज पीरियड में सारी घटनाएं घटित हुई। और इसका जो माना जाता है 1960 में इनके अनुसार ये था आपका आफ्टर द साइट ऑफ नेवासा, महाराष्ट्र वगैरह के बाद सारी चीजें, इसका 1960 के बाद जो खोज वगैरह हुई इससे पता चला। होमोसेपियंस जो आपके आए ये मेनली इसी पीरियड में ही दिखाई दिए थे। जैसे आपका इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कितने भागों में आपका बटा था। सबसे पहले प्राइमेट्स आए, होमिनाइड्स आए, होमिनिड्स आए, फिर होमिनिड्स इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एस्ट्रोलोपाइथेकस, फिर होमो इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है ना, होमो एवलिस, होमो इरेक्टस, देन होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस वाला जो पीरियड था उसमें आपके अपर पैलियोलिथिक वाले लोग अपीयर हुए थे, ठीक है ना। फिर ये सब सारी चीजें रही आपकी। आगे देखिए फिर क्या है, मेसोलिथिक आ गया आपका। तो पैलियोलिथिक हमने कवर कर लिया, ठीक है ना, पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज। अब हम आगे मिडिल स्टोन एज मतलब मेसोलिथिक कल्चर में। तो मेसोलिथिक कल्चर का वहां पे जैसे कि हमने देखा था पैलियोलिथिक में क्या थे, देवर हंटर्स एंड फूड गेदरर्स। अब क्या यहाँ पे नई चीजें आ गई, हंटर्स तो अभी भी हैं लेकिन अब क्या हो गए, हर्डर्स हो गए। ये भी ध्यान में रखिएगा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों के अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके। तो आपके पैलियोलिथिक में सिर्फ कंदमूल खाना और जीवन ऐसे बिताना और शिकार करना, यहाँ पे मेसोलिथिक में ये चीजें निकल के सामने आएंगी कि अब ये लोग क्या थे, हंटर के साथ साथ हर्डर्स वगैरह हो गए। क्यों, अब यहाँ पे आपको नई चीजें थोड़ा देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे लोग जानवर पालना शुरू कर देंगे। अब जब पहले जो खा के फेंक देते थे सामान, उनकी नजर पड़ी, जो कल खा के फेंके थे, 1 हफ्ते 10 दिन बाद वहां नजर गई तो पेड़ उगना शुरू हो गया। फिर 4-6 महीना बाद देखे जो खाए थे वही निकल रहा है उस पेड़ से। तो इनको लगा अरे भैया तो काम की चीज़ है, तो फिर यहाँ पे रहना शुरू हो जाना चाहिए, यहाँ पे बसना शुरू हो जाना चाहिए। जानवर है, पहले शिकार करते करते जहाँ जाते थे 70-80 किलोमीटर वहीं बस जाते थे, ठीक है ना, वहीं रुक जाते थे। अब क्या हो गया, जब इनके पास खेत थोड़ा बहुत अनाज उगा रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना जानवर पाल रहे थे, तो है नहीं कि रोज पीठ पे लाद के सब कुछ चल देंगे। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, करना शुरू करे, बसना शुरू कर दिए, कम्युनिटी स्टार्ट कर दिए, मतलब रहना स्टार्ट कर दिए, छोटे छोटे तंबू पे गाड़ के इधर उधर अपना 2-4-10 लोग इस तरीके से। तो अब ये जानवर हो गया तो हर्डर्स वगैरह बनना शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात,
अब इसको क्या कहा जा रहा है, मेसोलिथिक क्यों कहा जा रहा है, मिडिल एज क्यों कहा जा रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले के आपके स्टोन एज रहा था उससे काफी हद तक सुधार हुआ होगा, काफी हद तक एडवांसमेंट आया होगा, काफी हद तक इसमें तौर तरीके बदले होंगे। और उससे जरूर बात बदले, कैसे बदले कि जो पहले पत्थर की क्वालिटी, पत्थर का स्ट्रक्चर बड़ा हुआ करता था, अब यहाँ पे वो चीजें बदल गई। अब वो पत्थर क्या हो गए, जो बड़े बड़े हुआ करते थे, अब वो माइक्रो लेवल पे आ गए। माइक्रो मतलब छोटे लेवल, छोटे पत्थर के इंप्लीमेंट्स, टूल से लोग बनाना शुरू कर दिए। इसीलिए दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोलिथिक पीरियड, ठीक है ना, माइक्रोलिथिक इसको बोलते हैं इस पीरियड को। मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक, मिडिल स्टोन एज, कई नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक आपने देखा था तो प्लीस्टोसीन पीरियड में था, ये किस पीरियड में है, होलोसीन में, ठीक है ना, होलोसीन एरा है आपका, ये ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या देखने को मिली, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द वेल एस्टेब्लिश्ड टूल टाइप, यानी जो टूल्स का टाइप्स हुआ करता था वो बड़ा बड़ा हुआ करता था, अब क्या हो गया, बड़ा हो, सॉरी, रिडक्शन मतलब साइज उसका छोटा हो गया। वही आपसे बोला ना कि माइक्रोलिथिक को कहलाने लगा, छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया साइज, तो माइक्रोलिथिक उसको बोला जाने लगा। मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक, या आपका मिडिल स्टोन एज, ठीक। तो इसका मेन साइट वगैरह, पॉटरी इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मेसोलिथिक, यहाँ पर भी पॉटरी वगैरह आपकी क्या थी, एब्सेंट थी, मतलब नहीं यूज हुआ करता था। लेकिन लंगराज इन गुजरात एंड कैमूर रीजन ऑफ मिर्जापुर में इसके एविडेंस वगैरह मिले हैं, साइट्स वगैरह मिले हैं, ठीक है ना। और लगभग 150 मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड अक्रॉस इंडिया। लगभग 150 मेसोलिथिक साइट्स, रॉक आर्ट साइट्स मिले हैं अपने इंडिया में। और वो जैसे कि सबसे बड़ा आप सुने होंगे भीमबेटका, भीमबेटका में रॉक पेंटिंग वगैरह वो लोग करते थे, घूम के आ रहे हैं, टहल के आ रहे हैं, आपके क्या शिकार करके आ रहे हैं, तो दीवालों पे क्या कर देते थे, डिपिक्ट कर देते थे। तो पेंटिंग आज भी एग्जिस्ट करती हैं, तो ठीक है ना। आप कभी जाइए मध्य प्रदेश, भीमबेटका, खारवाड़, जौरा, कठोतिया, मध्य प्रदेश, सुंदरगढ़, संबलपुर, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे नहीं कि हम पढ़ दे रहे हैं आप एकदम बस, और सर बहुत ज़्यादा हो रहा, नहीं, सब मैं द फॉलोइंग पूछ लेंगे कौन कहाँ पे एग्जिट करता है, तो सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ करता था उसमें, एनिमल डोमिनेट द सीन्स ऑफ द मेसोलिथिक रॉक साइट्स, नो स्नेक्स आर डिसिफर्ड। देखना उसमें कर देंगे कि भैया स्नेक्स वो लोग बनाते थे, तो आप कहोगे हाँ बनाते थे, जबकि पता चला नो स्नेक्स आर डिपिक्टेड, ठीक है ना। पेंटिंग वगैरह में सांप वगैरह नहीं, जानवर वगैरह जो शिकार वगैरह करते थे, एनिमल्स का करते थे, एनिमल डोमिनेट द सीन्स, ठीक है ना। एनिमल्स वगैरह रहते थे, लेकिन स्नेक्स वगैरह, सांप वगैरह नहीं रहते थे, ठीक। ये भीमबेटका की साइड देखो, यहाँ पे देखो ना जानवर वगैरह है, जानवर बैठे हैं, उसी बैठ के शिकार कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखो ये सब अपना बना देते थे। तो ये सब सारी चीजें इस पे इन्होंने पेंटिंग करके उसमें डिपिक्ट कर देते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेसोलिथिक, इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट आपकी राजस्थान की बागोर है, ठीक है ना। कौन से रिवर, ऑन द रिवर ऑफ कोटहारी, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। बागोर, ये सब भूलिएगा मत, ये सब मैच द फॉलोइंग में आपके क्वेश्चन बने रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। छोटा नागपुर रीजन आपका हो गया, सेंट्रल इंडिया, आदमगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल, ठीक है ना। एग्जाम में पूछ लेंगे भैया आदमगढ़ का है मशहूर है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स के लिए मशहूर है आपका आदमगढ़, ठीक है ना, ध्यान में रखना। आदमगढ़ आपका बागौर, ये सब कहाँ पे है, ये आपका बागौर तो राजस्थान में, आदमगढ़ आपका एमपी में है। और एक इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ पे आपकी दिख रही है, साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, ठीक है ना। रिवर कृष्णा के दक्षिण भाग में भी, जो कि ये कौन सी वैली है, तिन्ने वैली इन तमिलनाडु। बीरभनपुर वेस्ट बंगाल, सरायनहर रहा नियर इलाहाबाद प्रतापगढ़ एरिया वाले में, ये भी आपका मेसोलिथिक की साइट है। महादहा जो कि यूपी में है, जहां पे बोन आर्टिफैक्ट्स मिले थे, इंक्लूडिंग एरो हेड्स एंड बोन ऑर्नामेंट्स, हड्डियों के बने हुए आपके आभूषण वगैरह यहाँ पे काफी लेवल पे पाया गया। तो ये था हमारा मेसोलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट्स। अब तीसरा आ जाता है आपका नियोलिथिक। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण युग या न्यू स्टोन एज, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपसे बताया था ना कि पैलियोलिथिक में क्या थे आपके हंटर्स और फूड गैदरर्स, मेसोलिथिक में हंटर्स एंड
हर्डर, यहाँ पे ये चीज नहीं देखने को मिल रही है। अब क्या हो गए, ये लोग फूड प्रोसेसिंग स्टेज में आ गए, ठीक है ना। फूड प्रोसेसिंग मतलब अब समझ जाइए कि अब धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिए, कल्टीवेशन वगैरह अब इनका स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो नदर्न इंडिया में न्यूलिथिक एज आपका अराउंड 8,000 से लेके 6,000 के बीच में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, बी गॉर्डन चिल्डे ने क्या बोला था कि भैया ये जो नियोलिथिक एज था, ये इसको बोलेंगे हम लोग नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, यानी एक तरीके से क्रांतिकारी समय था ये। तो ऐसा क्या हुआ कि आपका पैलियोलिथिक मेसोलिथिक में रिवॉल्यूशन टर्म नहीं यूज हुआ, नियोलिथिक में हो गया। तो कुछ ना कुछ घटना घटी होगी या कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ होगा जो कि आपका पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में नहीं हुआ। तो नियोलिथिक का क्या खास बात है जिसकी वजह से इसको एक रिवॉल्यूशनरी पीरियड माना जाता है। इस समय का देख रहे हैं आप, जिस आपके इम्प्लीमेंट्स टूल्स वगैरह देखो, अब लग रहा है कि बुद्धिमान हो गए, समझदारी इनके अंदर आ गई है, किस तरीके के टूल्स वगैरह यूज कर रहे हैं। इसमें हाथ में फंसा वसा के मारे हो रहेंगे भैया, पूरा भी इनके ज्ञान होना शुरू हो गया है। तो व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। तो दिस इज द मेन पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, अब ये लोग क्या करना शुरू कर दिए, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए। ये लोग कल्टिवेटेड लैंड एंड ग्रीव फ्रूट्स आपके सब उगाना शुरू कर दिए। कॉर्न लाइक रागी एंड हॉर्स ग्राम, ये सब ये लोग उगाना शुरू कर दिए। एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, कैटल, शीप्स, गोट्स, बकरी, भेड़, ये सब पालना शुरू कर दिए। तो दोनों चीजें हो गई, कल्टीवेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल। फिर उसके बाद इनोवेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में क्या करना शुरू कर दिए, स्टोन टूल्स जो पहले की तुलना में अब काफी बेहतर होना शुरू हो गए, पॉलिश फॉर्म में हो गए। अब तक आप क्या पढ़ रहे थे, अनपॉलिश पढ़ते आ रहे थे कि भैया अनपॉलिश रफली पत्थर हुआ करता था, अब किसके फॉर्म में आ गया, पॉलिश फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद ग्राउंड स्टोन टूल्स देखने को मिले। फिर मतलब ग्राउंड स्टोन टूल्स मतलब जो खेती में या काम में जहाँ पर खुदाई उदाई के सबके काम में आते थे। फिर जो कि दे डिपेंडेड ऑन पॉलीस्टोन्स अदर देन क्वार्टजाइट स्टोन। क्वार्टजाइट मतलब जो पैलियोलिथिक मेसोलिथिक वगैरह में हुआ करते थे, अब ये लोग किस पे डिपेंड हो गए, पॉलिश स्टोन पे हो गए, ठीक है ना। थ्री इंपॉर्टेंट एरियाज, जो थ्री इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आपके नियोलिथिक सेटलमेंट्स के, कौन कौन से थे, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में थे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में और सदर्न साइड में। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में रेक्टेंगुलर एक्सेस विद कर्व कटिंग एज के हुआ करते थे, आपके नॉर्थ ईस्टर्न में पॉलिश स्टोन के हुआ करते थे विद द रेक्टेंगुलर बट। फिर उसके बाद सदर्न एयर में एक्सेस विद ओवल साइड ऑफ द पॉइंटेड बट। तो एक तरीके, तीन तरीके के मतलब टाइप्स ऑफ द क्या थे, इम्प्लीमेंट्स, उनके जो टूल्स वगैरह थे, जिनको तीन भागों में बांटा गया है, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में, ठीक है ना। अगला क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट हुआ, ये आपका इन्वेंशन ऑफ द पॉटरी, ठीक है ना। अब बर्तन वगैरह बनना शुरू हो गया, पॉटरी वगैरह बनना शुरू हो गया। और ये लोग फर्स्ट मेड पॉटरी बाई हैंड, शुरुआत में तो हाथों से बनाते थे, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, व्हील्स वगैरह से भी बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। देयर पॉटरी इंक्लूडेड ब्लैक बर्निश वेयर, ग्रे वेयर एंड मैट इम्प्रेस वेयर। इस तरीके से लोग इस फॉर्म में बनना शुरू हुए। इट कैन देयरफॉर सेट पॉटरी ऑन अ लार्ज स्केल अपीयर्ड इन दिस फेज, ठीक है ना, जो कि मेसोलिथिक पैलियोलिथिक में हमें देखने को नहीं मिला, नियोलिथिक में पॉटरी वगैरह देखने को मिला। मेंस में बढ़िया से इसी तरीके से सारे पॉइंट्स वगैरह दोगे, एकदम बढ़िया नंबर पाओगे, ठीक है ना। इमरजेंस ऑफ द सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी, ये भी चीज देखने को मिला। क्यों? अब भाई जब खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए, जानवर पालना शुरू कर दिए, तो ये सब सारी चीजें हो गई, तो घर वगैरह तो बनना शुरू हो जाएगा, घर बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, कम्युनिटी विलेज में कन्वर्ट हो जाएगा, घर बनाना शुरू कर दिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में। तो ये सब सारी चीजें देखने को मिलना शुरू हो गई। अब क्या होना शुरू हो गया, सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। दे लिव इन अ सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउस, मड एंड रीड, जो मड का पूरा वो बना लेते थे दीवार, ऊपर से रीड मतलब आपका क्या कहते हैं, छप्पर वगैरह जो छाते हैं हम लोग, तो उसके घर वगैरह बनना शुरू हो गया। फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज, यानी लेबर का भी डिवीजन वगैरह होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, ठीक। तो ये सब क्या थे, रिवॉल्यूशनरी चेंज थे इन द नियोलिथिक पीरियड, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं आपसे पूछे जाते हैं नियोलिथिक पीरियड के, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका बुर्ज होम है। बुर्ज होम कहाँ पे है, ये कश्मीर में है। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या था, बुर्ज होम का यूनिक एक्सक्लूसिव चीजें कि यहाँ पे क्या था, यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर
यहाँ की एक्सक्लूसिव खोज थी। और डोमेस्टिक डॉग्स बरीड विद देयर मास्टर इन ग्रेव्स, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो मालिक के साथ कुत्तों को दफना दिया जाता था। तो ये नई चीज यहाँ पे देखने को, यूनिक चीज देखने को मिलती है। और फिर वहीं पे गुल्फ कराल, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये किस लिए फेमस है? फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग स्टोन टूल्स एंड ग्रेवयार्ड्स लोकेशन विद इन द हाउस होल्ड। ठीक है ना, आपका स्टोन टूल्स, पिट ड्वेलिंग भी हुआ करता था। पिट ड्वेलिंग मतलब 4 मीटर नीचे तक, लगभग 4 मीटर नीचे तक ये लोग खोद के अपना जमीन के अंदर में रहा करते थे, ताकि सर्दी गर्मी इन सब चीजों से बचा जा सके। ठीक है ना, मस्की और ब्रह्मगिरी। ठीक है ना, फिर उसके बाद पिक लिहाल, ये सब क्या थे? प्रूफ ऑफ द कैटल हर्डिंग। बुधिहाल जो कि कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन और फीस्टिंग था। फिर उसके बाद टेक्कालकोटा, ये भी इंपॉर्टेंट साइट्स है। टेक्कालकोटा ये कहाँ पे है? आपका कर्नाटका में है। ठीक है ना, फिर उसके बाद पीएम पलाई, ये सब बड़े लोकेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में हमेशा। मैच द फॉलोइंग करो भैया। पीएम पलाई कहाँ पे? तमिलनाडु। पल्लवरम, ये सब आपके साउथ में तमिलनाडु। उतनूर इन आंध्र प्रदेश, ये सब पूछ लेंगे मैच द फॉलोइंग में। चलो मिलाओ, तो एक दो आपको पता रहेगा। पीएम पल्लाई आप याद कर सकते हैं, पल्लवरम याद कर सकते हैं, आदमगढ़, मेहरगढ़, ये सब इंपॉर्टेंट जगह है। इनको आप जब याद कर लेंगे, 2 4 5 आप जब याद कर लेंगे, तो जब मैच द फॉलोइंग आएगा तो उसमें एक दो आपको पता ही चल जाएगा। एक दो मिल गया, दूसरा चौथा अपने आप ही मिल जाएगा एलिमिनेट करके। ठीक है ना, गारो हिल्स महाराष्ट्र, चिरंद इन बिहार, ये सब देखो याद कर सकते हो, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक, कंसिडरेबल यूज ऑफ बोन्स इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, सराय खोला नियर तक्षशिला के पास है। ठीक है ना, अमरी, कोटजी, मेहरगढ़, सबसे इंपॉर्टेंट जगह। मेहरगढ़ में क्या मिला था? अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट्स नोन एज ब्रेड बास्केट आप बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान रीजन में है। कोल्डिया हवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोल्डिया हवा एक ऐसी जगह है जो कि बेलन वैली में है। यहाँ पे सबसे पहले क्या मिला? 3 फोल्ड नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक एंड आयरन एज सेटलमेंट। कोल्डिया हवा, बेलन वैली जो कि है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, आयरन एज तीनों के सेटलमेंट्स मिलते हैं। ठीक है ना, कोल्डिया हवा जगह जो है महागारा, ये एक ऐसी जगह है जहां पे, ये कहां पे है? इलाहाबाद में। कोल्डिया हवा कहां है? इलाहाबाद में, साउथ ऑफ द इलाहाबाद। तो यहां पे क्या मिला था? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड, ना कि इंडिया में, पूरी दुनिया में सबसे पहली बार चावल का यहाँ पे क्या मिला? एविडेंस मिला कि हाँ चावल की खेती वगैरह होती थी। तो कौन सी जगह थी? आपकी कोल्डिया हवा। ठीक है ना, फिर उसके बाद चौपानी, मांडो। ठीक है ना, ये भी बेलन वैली आपके अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द पॉटरी। बेलन वैली आप जान ही रहे हैं, नदर्न पार्ट आपका है, नदर पार्ट ऑफ द विंध्या एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द नर्मदा वैली। ठीक है ना, ये आपका विंध्या और नर्मदा का मिडिल पार्ट का जो रीजन था, ये आपका बेलन वैली था। ये भी आपका एविडेंस ऑफ द 3 फेज ऑफ पैलियोलिथिक फॉलोड बाय मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी वैली थी, ऐसी कौन सी जगह थी आपकी जहां पे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनों की साइट्स मिलती हैं? तो आप बताओगे बेलन वैली। और ऊपर आपका क्या था? यहाँ पे ये आपका तीनों आयरन एज वगैरह का आपका बेलन वैली के साथ साथ, तभी जो मैंने बताया ऊपर गया, ये रहा कोल्डिया हवा, बेलन वैली। ठीक है ना, कोल्डिया हवा जो था ये आपका आगे का नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक एंड आयरन एज, तीनों चीज़ों की यहाँ पे साइट्स वगैरह मिलती हैं। तो बेलन वैली आपका तीनों पुराना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और उसी का कोल्डिया हवा जो है आपका मिलेगा तीनों फेज का, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, आयरन एज। हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये एक तरीके से ओल्ड स्टोन एज जो आपका था, स्टोन एज जो था, ये 3 भागों में बांटा गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो इसको हमने अच्छे तरीके से कर लिया, कहाँ पे कौन सी चीज़, साइट्स किस चीज़ के लिए फेमस, किस चीज़ के लिए आपका उनके क्या क्या यूनिक फीचर्स वगैरह, ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से हम जान गए। आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट इसका चाल्कोलिथिक, आयरन एज, ये सब हड़प्पा वगैरह चलते हुए सारी चीज़ वैदिक वगैरह सब करते हुए आराम से धड़ाधड़ कर लेंगे, सारी चीज़ रिवीजन हो जाएंगी और अच्छे तरीके से हम सारे क्वेश्चन करने में कामयाब हो जाएंगे। ये जब हम ये कवर कर लेंगे चैप्टर, तो इस पर हम MCQ वगैरह भी हम कर लेंगे, ताकि इसके साथ साथ ये भी चलता रहे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे चलते रहे, तो पूरी संपूर्ण तैयारी आपकी
होती रहे। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये चीज़ अच्छी लगी, आपको समझ में आई, आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, अपनी राय दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को पता चले अच्छी चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो रही है। तो आपके जो एग्ज़ाम के दिक्कतें आती हैं, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएंगे। एनसीईआरटी की भी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सब एकदम धड़ाधड़ रिवाइज कर लेंगे सारी चीज़ों को, फिर मज़ा आएगा। कैसे भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में आप फेस कर लोगे। ओके, तो आशा करता हूँ सारी चीज़ समझ में आए होंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए और अपना ख्याल रखिए।